बहुत बड़ी कोशिश है जो SC ST OBC के लोग हैं, इनको ये बताया जा रहा है कि हम इस्लाम, ईमान और मुसलमान के लिए एक ऐसा कोड बनाना चाहते हैं जो सबके लिए एक हो, एक यूनिफॉर्म हो, एक ही अंदाज में तमाम के काम किए जाने तय पाए, एक ही रूल और रेगुलेशन हो। लेकिन हकीकत में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड SC ST OBC के लिए एक घिनौनी साजिश और षड्यंत्र है। जब कभी अपनी मानसिकता को पूरा करना होता है तो समाज के अंदर किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके उसी कम्युनिटी के खिलाफ में बात की जाती है और दूसरे लोगों को यह बताया जाता है कि हम इस कम्युनिटी के खिलाफ हैं और आपका साथ सहयोग चाहते हैं, आपके हम फेवर में हैं। हकीकत में अगर देखा जाए तो एक कम्युनिटी को विलन के तौर पर पेश करके पीछे से तमाम लोगों के हक और अधिकार को हथिया लेने का, हड़प कर जाने का, खत्म कर जाने का और जो कुछ हिस्सेदारी या अधिकार मिले हुए हैं उसको खत्म कर जाने की ये एक साजिश होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमान भारत के अंदर कितनी संख्या में है यह हम में से हर व्यक्ति जानता है, लेकिन जैसे आर्टिकल 340, 41 और 42 के अंदर पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए और इसी तरह आदिवासियों के लिए जो अधिकार रखे गए हैं, तमाम के कैंसलेशन का ये एक फरमान है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक तो आपको डायरेक्ट विलन बताकर दूसरे लोगों का हक मार दिया जाता है और दूसरा कभी इनडायरेक्ट तरीके से आपके विचारों को और आपकी नजर को बहकाने और गुमराह करने का प्रोग्राम बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अभी चर्चा में OBC सेंसस का मामला बहुत जोरों पर है और साथ ही EVM का मामला जोरों शोर से पर भी चल रहा है। आम व्यक्ति जो है वो EVM के बारे में बात कर रहा है, चौराहों पर, गली कूचों में बेरोजगार सारे लोग, महिला के साथ साथ मर्द भी, बुजुर्ग भी कर रहे हैं। तो OBC सेंसस को और EVM के मुद्दे को पीछे करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाया जाता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल आएगा, SC ST OBC सेंसस की बात को छोड़ देंगे और साथ ही EVM की बात को भूल जाएंगे और इस मामले पर ज्यादा तवज्जो देंगे। तो ये दुश्मन की चाल को समझना और समझते हुए अपने आप का बचाव करना और उसी टारगेट पर फोकस करना जिस पर हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है, ये बहुत जरूरी होता है। तो साथियों, बाबरी मस्जिद का मसला हुआ, OBC के सेंसस का मामला उठाया गया था, बाबरी मस्जिद लाई गई। उसके बाद हम देख रहे हैं OBC का सेंसस का मामला जब जब किया गया तब तब कोई ना कोई मामला ऐसा पेश कर दिया जाता है जिससे सेंसस से तवज्जो हट जाए और पूरी तवज्जो मुसलमान पर मरकूज कर दी जाए, शामिल कर दी जाए, फोकस कर दिया जाए। CNRC का मामला एक तरफ, वक्फ अमेंडमेंट बिल का मामला एक तरफ,
तलाक, हिजाब और अजान का मामला एक तरफ, और दूसरी तरफ जिनको कहा जा रहा है कि हम सब एक हैं और हिंदू हैं, उनके हक और अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है, सेग्रीगेशन किया जा रहा है। आदिवासियों का टोटल सेग्रीगेशन करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। अनुसूचित जातियों के लिए जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं और ओबीसी की बात नहीं की जा रही है। तो हम और आपको ये समझना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है वो ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। भारत की तकरीबन 85 और 90% आबादी जिनको रिजर्वेशन मिला है, ये सीक्रेट एजेंडा है रिजर्वेशन को टोटली खत्म करने का। तो हम होश के नाखून लेंगे और समझदारी का सबूत देंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं और एक गुजारिश ये करूंगा कि तहरीक, तंजीम और क़ियादत को चलाने और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए साधन और संसाधन की बहुत ज़रूरत है। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक ये कारवां आसानी से आगे नहीं बढ़ेगा। आज मुसलमान इस मुल्क में 50,000 करोड़ ज़कात के तौर पर देता है, लेकिन बदकिस्मती से कोई बड़ी समाजी तहरीक का वो हिस्सा नहीं है। अगर समाजी तहरीक का हिस्सा होता तो आज जो वर्तमान में मसाइल चल रहे हैं, शायद ये मसाइल इस तरीके से नहीं होते। तो मैं गुजारिश करूँगा तमाम शरीक मुसलमानों से कि तहरीक, तंजीम और क़ियादत को आगे बढ़ाने के लिए साधन और संसाधन देना ये आपका दीनी, इंसानी, अखलाकी फरीज़ा है। मुझे यहाँ कहने के लिए वक्त दिया गया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। जय मूल निवासी। धन्यवाद सर। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आरआर इंडियन सर को आमंत्रित करने जा रही हूँ। माननीय आरआर इंडियन सर। धन्यवाद मैडम। साथियों, आज बामसेफ के अधिवेशन के दूसरे दिन के पहले सत्र में जो विषय रखा गया है उस पे चर्चा परिचर्चा हो रही है और यह विषय साधन संसाधनों से जुड़ा हुआ विषय है। साथियों, साधन संसाधन का संबंध हमारे महापुरुषों द्वारा चलाए गए आंदोलन और मिशन से संबंधित है। चूँकि ये साधन संसाधन निर्माण करने का संबंध जो हमारे महापुरुषों ने व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चलाया और अभी वो अधूरा है, उसे पूरा करने से संबंधित है। चूँकि हम जानते हैं कि अगर हम देखें तो जितने भी हमारे महापुरुष हुए तो हमारे महापुरुषों ने क्या किया, तो वास्तव में हमारे सभी महापुरुषों ने ये जो गैर बराबरी, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, असमानता की व्यवस्था थी, इसके विरोध में आंदोलन अपने समय पे चलाया। समय समय पे आंदोलन चला और इस आंदोलन के फलस्वरूप यह व्यवस्था जिस अनुपात में कमजोर हुई, उस अनुपात में वर्तमान में हमें हक अधिकार मिला। क्योंकि एक समय व्यवस्था थी, पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, कोई मानवीय अधिकार नहीं था। लेकिन जब हमारे महापुरुषों ने आंदोलन मिशन चलाया तो हमें ये अधिकार मिला, अर्थात दुश्मनों की व्यवस्था कमजोर पड़ी। चूंकि ये व्यवस्था अभी भी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है, इसलिए पूर्ण रूप से हक अधिकार अभी भी हमारे समाज को नहीं मिला। अगर हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से हक अधिकार समाज को मिले तो इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त करना होगा और व्यवस्था को समाप्त करने के लिए साधन संसाधन की जरूरत है। बगैर इसके हम ये व्यवस्था बदल नहीं सकते। साथियों, मान लीजिए हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं
तो जैसे हम घर बनाना चाहते हैं तो हमने घर का नक्शा बनवा लिया और ये कल्पना कर लिया, ये बनवा लिया कि ऐसा ऐसा हमारा घर होगा। अब घर बनवाने का आपने मकसद तो निर्धारित किया, लेकिन घर बनाने की पूर्व शर्त है, उसकी रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है? तो उसके लिए गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, मजदूर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, मतलब जो जो उसको चाहिए घर बनवाने के लिए, अगर उसकी व्यवस्था हम करेंगे तो घर बनेगा। और हम चाहते हैं घर तो बनाएंगे, लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो क्या घर बनेगा? बनेगा हवा हवाई बनेगा, वास्तव में नहीं बनेगा। तो अगर हम चाहते हैं आंदोलन मिशन, जिसके लिए हम आंदोलन मिशन चला रहे हैं, उसे पूरा करना है तो साधन संसाधन निर्माण करना ही होगा। साधनों का महत्व, जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है, गाड़ी पेट्रोल होने से गाड़ी चलती है, संसाधनों का भी महत्व उसी समान है। तो साथियों, प्रश्न निर्माण होता है, ये संसाधन निर्माण कौन करेगा? ये कहां से आएगा? कौन निर्माण करेगा? तो साथियों, ये दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम